मैं जैसे ही कॉलेज से घर पहुंची तो माँ की कर्कश आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो भाभी से कह रही थी, देखती है सुमन, बुढ़िया को नए नए शौक चरा रहे हैं बुढ़ापे में। सवेरे से घर में टेप रिकॉर्डर बज रहा है, पता नहीं किससे मंगाया है। जेठ जी दुनिया भर का पैसा छोड़ गए हैं तो उड़ा रही है बुढ़िया। माँ की बात पर भाभी ने क्या जवाब दिया मैं सुन नहीं पाई, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगर बड़ी माँ ने टेप रिकॉर्डर खरीदा है तो माँ से तो पैसा नहीं मांगा ना। पर माँ तो चाहती हैं कि बड़ी माँ अपने शौक या ज़रूरतों पर एक पैसा भी खर्च ना करे। 2 साड़ियाँ पहनकर, रूखी सूखी खाकर जल्दी ही भगवान को प्यारी हो जाएं और वो उनकी संपत्ति पर अपना हक जमा सके। वैसे बड़ी माँ खर्च करती भी क्या हैं? बे औलाद और विधवा होने के विशाल पत्थर अपनी छाती पर धरे भगवान के भजन कर अपने दिन काट रही हैं। बेचारी टेप रिकॉर्डर का शौक क्या ही करेंगी। वो तो कल शाम उनके एक स्नेही किराएदार उनका मन बहलाने के लिए ये टेप रिकॉर्डर उठा लाए। मैं बड़ी माँ के घर पर ही थी उस वक्त। वो नानुकुर करती रही, पर जब किराएदार ने गीत बजा दिया, मेरा नादान बालमा न जाने दिल की बात, तो वो ऐसी सुध-बुध खोई कि टेप रिकॉर्डर लौटाना ही भूल गई। मुझसे बोली, वैशाली, तेरे ताऊजी एक बार कोई फिल्म देखकर आए थे, उसी फिल्म का गीत है ये। मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर इसे उल्टी सीधी राग में गाते रहे थे कई दिन तक। आज उसी टेप रिकॉर्डर के लिए माँ बड़ी माँ पर भड़क रही थी। पिताजी, मैं और मेरे दोनों भाई महेश भैया और नरेश माँ को कई बार समझा चुके थे कि वो बड़ी माँ के कामों में बुराई ना निकाला करे, पर माँ की नज़रों में विधवा होने से बड़ा अपराध दूसरा नहीं है और वे नहीं चाहती कि कोई विधवा औरत चैन की सांस ले। वैसे माँ ने असली विरोध प्रदर्शन तब से ही शुरू किया है जब से बड़ी माँ का भतीजा केतन उनके साथ आकर रहने लगा है। उस केतन के आने की खबर पाते ही माँ ने बड़ी माँ को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। अरे उस बुढ़िया की थाह पाना बहुत मुश्किल है, देख लेना, सब कुछ अपने मायके वालों को दे जाएगी। खून जोर मारता है ना। जेठ जी होते तो अपने भाई भतीजों को देते, पर जेठानी में कौन सा इस परिवार का खून है। वो मुस्टंडा केतन पढ़ने के बहाने सारी संपत्ति हड़प करने आया है यहाँ। नरेश ने उनकी बात का विरोध करते हुए कहा, माँ, अपने शहर में मेडिकल कॉलेज है और केतन भैया मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए हैं। बुआ का घर होते हुए भी उनका हॉस्टल में रहना क्या अच्छा लगेगा? तुम अपनी बड़ी माँ के हिमायती मत बनो नरेश। माँ भ्रकटी तान कर बोली, जेठानी जी ने सब सोच समझ कर तय किया है। मुझे तो लगता है बाप दादा की कमाई गई हाथ से। इतना बड़ा मकान है, ढेरों किराया आता है। हुंडियां भर गई होंगी, हुंडियां। माँ बड़ी देर तक अपने मन में संचित होता जहर उगलती रही। माँ जब भी बड़ी माँ का 2 मंजिला मकान देखती, उनकी छाती पर सांप लौट जाता। वो सोचती, पूरा घर किराए पर उठा रखा है, खूब किराया जमा होता होगा और केतन गुलछर्रे उड़ाता होगा। पता नहीं इस आमदनी का कितना हिस्सा बड़ी माँ के मायके वालों को जाता होगा। तभी तो सुख दुख पूछने के बहाने आ डरते हैं बार बार यहाँ। इन कुछ खास मुद्दों में ही माँ हरदम उलझी रहती। हमारा मकान भी किराएदारों से भरा था और अच्छी आमदनी होती थी, पर ताऊजी के देहांत के बाद माँ ने अपने निजी मकान, जो बड़ी माँ के मकान से सटकर बना है, में रहने का फैसला कर लिया। इस पर पिताजी बोले, बच्चों की पढ़ाई और मेरे खाने पीने का क्या होगा? वहाँ रहकर भी बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी और तुम्हारा खाना पीना यहाँ नौकर चाकर देख लेंगे। बीच बीच में आते रहना तुम भी। हमारे वहाँ रहने से जेठानी जी को सहारा हो जाएगा। ये सुनकर पिताजी ने अपनी रजामंदी दे दी, पर जब हमारे रहने का इंतजाम कराने हमारे साथ आए तो घर से सारे किराएदारों को हटा दिया। इस बात पर माँ ने विरोध किया, ये क्या, कितना पैसा आ रहा है किराए से? हमारे लिए तो 2-3 कमरे ही काफ़ी हैं। जेठानी जी का घर देखो, किराएदारों से भरा है। इस पर पिताजी ने साफ कह दिया, भैया भी रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहने आते तो सारे किराएदार हटा देते, पर अब जब भैया नहीं रहे तो भाभी को किराएदारों से सहारा भी होगा और कुछ आमदनी भी। लेकिन मैं घर में जवान बेटी के रहते किराएदार नहीं रख सकता। ये सुनकर माँ मन महसूस कर रह गई और इस तरह माँ पिताजी का साथ छोड़कर यहाँ रहने चली आईं। धीरे धीरे उनके नेक इरादे सामने आने लगे। एक दिन बातों ही बातों में बोली,
जेठ जी तो खत्म हो गए और जेठानी जी का क्या भरोसा, कब मायके जाकर सारी संपत्ति का वारा न्यारा कराएं। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि उनकी सारी हरकतों पर नजर रख सकूं। ये सुनकर मेरे दोनों भाई हैरान रह गए थे। महेश भैया ने कहा भी, माँ तुम ये क्या कह रही हो? बड़ी माँ अपनी संपत्ति का क्या करेंगी, ये उनकी समस्या है। तुम्हें तो उन्हें हरदम हर तरह से सहारा देने की कोशिश करनी चाहिए। उनका हमारे अलावा है ही कौन? तब माँ अपने स्वर को खुफिया बनाकर बोली, तुम उनके ज्यादा सगे मत बनो। देखना बुढ़िया तुम लोगों को पूछेगी भी नहीं। मायके में भतीजे भांजों की अच्छी खासी फौज है, उन्हें दे जाएगी सब। तब से माँ दरोगा की तरह बड़ी माँ पर मुस्तैदी से नजर रखने लगी। एक दिन बड़ी माँ अपनी साड़ियों का बक्सा खोलकर साड़ियों को धूप दिखा रही थी। मैं उनसे एक गुलाबी सिल्क की साड़ी पहनने की जिद कर बैठी। बड़ी माँ ने आह भरी, बिटिया जिन्होंने लाकर दी, जब वे ही नहीं रहे तो पहनकर क्या करूंगी? ताऊ जी नहीं तो क्या हुआ बड़ी माँ, हम लोग तो हैं ना। मेरी खातिर आज पहनो इसे। वो मेरी जिद रखने के लिए सकुचाती लजाती न जाने किन मीठी यादों से लाल अनार होती हुई पहन आई उस साड़ी को। दुखों के बोझ से मुरझाया चेहरा दमक उठा था उस पल। तभी मुझे पुकारती हुई माँ भी वहीं पहुंच गई और बड़ी माँ का ये रूप देखकर जल भुन गई। फिर तो वो साड़ी कांड स्पेशल बुलेटिन की तरह माँ ने पूरे मोहल्ले में प्रसारित कर दिया। बुढ़िया का पहनना ओढ़ना देखे तो जरा कोई, जवान छोरियों को मात कर दे। अरे सुहाग ही नहीं रहा तो काहे करती है ये चोंचले? मैंने माँ की बात का विरोध करते हुए कहा, माँ ताऊ जी नहीं रहे तो क्या बड़ी माँ भी घुट घुट कर मर जाएं? देखती नहीं क्या हालत हो गई है उनकी। माँ ने तुरंत मुझे फटकारा, वैशाली बहुत बड़बड़ कर मत बोल। जेठानी जी ने मीठी मीठी बातें करके फुसला लिया है तुझे, तभी तो दिन में 4-6 चक्कर उस घर के लगाती है तू। पर देखना हाथ कुछ नहीं लगेगा। माँ की बातें सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। जीने का उद्देश्य खोजती बड़ी माँ की व्याकुल उदास आंखें देखकर कलीजा मुंह को आता है। पर किस मिट्टी की बनी है मेरी माँ, जो औरत के स्वभाव की कोमलता, भावुकता और ममता को भूलकर इतनी क्रूर होती जा रही हैं बड़ी माँ के प्रति। क्या ऐसा ही होता है संपत्ति का मोह? फिर महेश भैया की शादी हुई। उन्हें मुंह दिखाई में बड़ी माँ ने 1.25 तोले की चेन दी। कुछ ज्यादा पाने की आशा करती मेरी माँ नाराज हो उठी। शादी में आई बुआ से कहने लगी, जी तुमने देखा था ना, जेठ जी के सामने अपनी शादी की आखिरी सालगिरह पर जेठानी जी ने कितने भारी भारी गहने पहने थे। पूरे मोहल्ले की आंखें चुंधिया गई थीं। और अब देखो, ना कुछ पहना ना उसमें से कुछ बहू को ही दिया। पेरे हैं तमाम मायाजाल के घेरे हैं। मेरे बेटे बहू को तो बस पतली सी चेन थमा दी, बाकी जेवर भाई भतीजों को देंगी। क्या पता दे भी चुकी हों, वरना पहनती नहीं। बुआ ने भी माँ का विरोध नहीं किया, क्योंकि माँ धीरे धीरे उनके भी कान भरती जा रही थी कि अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सब उनके मायके वालों का समझो। बस फिर क्या था, हमारी इकलौती बुआ एकाएक ही माँ की राजदार बन बैठी, जबकि माँ और बुआ की कभी नहीं पटी। पर ताऊ जी की संपत्ति पर हाथ साफ करने के मकसद में सफल होने के लिए माँ बुआ जी के साथ मिल गई। फिर जो बुआ अपनी अमीरी का ढिंडोरा पीटती कार में लगदक आती और उनके बेशकीमती गहने कपड़े देखकर हम बच्चे सम्मोहित से उनके पीछे पीछे घूमते। वो सचमुच ही बड़ी माँ से हिस्से की बात कर डालेंगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। कैसे बेबाक स्वर में कह गई थी बुआ, मानो भाई नहीं रहे तो भाभी से जिस ढंग से चाहो बोलने की छूट मिल गई हो। बड़ी भाभी तुम तो अजगर की तरह बैठ गई हो पूरी धन संपत्ति पर, इस घर में मेरा भी हिस्सा बनता है। ये सुनकर बड़ी माँ काठ हो गई। धीरे से स्वर में बोली, जी जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे शांति से रहने दो। मेरे मरने के बाद जो चाहे ले लेना, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जाऊंगी। बड़ी माँ यूं असहाय होकर बोली थी मानो ये घर ताऊ जी की नहीं बल्कि बुआ की कमाई से बना है और बुआ चाहे जब उन्हें बेदखल कर सकती हैं। ये घर ताऊ जी का बनवाया हुआ है। हमारा और बड़ी माँ का मकान लगभग साथ साथ बना, पर सरकारी नौकरी में घर के कारण कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, इसीलिए ये घर दादाजी के नाम से बना था। आज उसी का फायदा उठाकर बुआ का लालच इतना बढ़ गया था।
बड़ी माँ की बात पर माँ द्वारा सिखाई गई बुआ ने दूसरा तर्क रख दिया था। तुम तो अपने साथ नहीं ले जाओगी, पर तुम्हारे जो भाई भतीजे, बहन भांजे आए दिन इस घर को सराय समझकर टिके रहते हैं, उनसे कौन निपटेगा? ये सुनकर परकटे पंछी की तरह फड़फड़ाकर बोली थी बड़ी माँ। अपने भाई भतीजों को यहाँ आने से कैसे रोक सकती हूँ? वो मेरा दुख दर्द बांटने आते हैं, कुछ लेने नहीं। छोटी से तो इतना भी नहीं होता कि कभी मेरे पास आकर दो बातें कर ले। बड़ी माँ की इस बात को अपना अपमान समझकर बुआ अपनी पुरानी अदा से मुंह बिचकाती हुई लौटने लगी तो बड़ी माँ ने कहा भी, आप कुछ दिन मेरे घर में रहो, पर वे छोटी भाभी के पास ही ठीक हूँ, कहती हुई तीर की तरह निकल गई। घर पहुंचकर सारी बातें सत्यनारायण की कथा की तरह माँ को कह सुनाई। बुआ के गुस्से की आग में माँ ने अच्छी तरह से घी डाला। जीजी, अब तुम चुप होकर ना बैठ जाना, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, वरना बाप दादाओं की कमाई हाथ से गई समझो। कितना बड़ा मकान है, ढेरों गहने हैं, बैंक में भी लाखों रुपया जमा होगा। उस बार बुआ हमारे यहाँ कई दिन रुकी थी। बड़ी माँ की संपत्ति को लेकर घर में जो कुछ हो रहा था वो पिताजी से छुपा कर रखा जाता था। फिर भी जब पिताजी छुट्टी में आए तो नरेश के मुंह से निकल ही गया, पिताजी, बुआ को न जाने क्या हो गया है, बड़ी माँ से संपत्ति की बात पर लड़ती रहती हैं। ये सुनकर पिताजी अविश्वास से चीखे, मेरे जीते जी किसी ने भी भाभी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर माँ चेतावनी के स्वर में बोली, तुम क्यों पड़ते हो बीच में, जीजी जाने और जेठानी जाने। इस पर पिताजी उसी तेजी से बोले, हद कर दी तुमने महेश की माँ, जीजी को समझाना तो दूर, उल्टे उनकी तरफदारी कर रही हो। तुम खुद तो भाभी से ऐसा व्यवहार करने लगी हो मानो वो तुम्हारी दुश्मन है, और अब जीजी को भी उकसाने लगी हो। भैया के सामने इन्हीं भाभी का तुम और जीजी कितना आदर करती थी, अब वो तुम लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई हैं। माँ ने हाथ फटकारा, हाँ हाँ, मैं तो उन्हें किरकिरी समझती हूँ, पर वो कौन सा मुझे या मेरे बच्चों को अपना मानती हैं? क्या दे देती हैं? उनके लिए तो उनके मायके वाले ही सब कुछ हैं। माँ की इस नफरत पर पिताजी बेहद भड़क उठे। मायके वालों को सब कुछ ना माने तो क्या करें? तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि कभी जाकर उनका सुख दुख पूछ लो। अरे, अब वो कितने दिन की हैं? महेश भैया ने पिताजी की बात पर सहमति जताई। पिताजी ठीक कहते हैं माँ, किसी से कुछ अपेक्षा करने से पहले खुद के व्यवहार को सुधारना चाहिए। तुम बड़ी माँ को अपना समझोगी तो वो भी तुम्हें दिल से अपनाएंगी, तुमसे अपनी समस्याएं बताएंगी, पर तुम्हें तो उनका खाना पहनना, हंसना बोलना सब कुछ अखरता है। अपने इस दबंग और साफ बोलने वाले बड़े बेटे से माँ हमेशा घबराती रही हैं, इसीलिए चुप रहकर नाराजगी दिखाने के अलावा कुछ और ना कर सकी। भैया माँ को समझाते रहे और मैं वो पिताजी बड़ी माँ के पास चले आए। आओ लाला आओ। बड़ी माँ पिताजी को देखकर बहुत खुश हुई। पिताजी सकुचाई से बोले, कल वापस जा रहा हूँ भाभी, पर तुम कभी भी अपने को अकेले मत समझना, मैं हूं ना। किसी ने भी कुछ कहा हो तो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। बड़ी माँ समझ गई कि पिताजी बुआ की ओर इशारा कर रहे हैं। बोली, तुम लोगों का ही आसरा है। तुम तो जानते हो लाला, मुझ बांझ की औलादें नहीं बैठी संपत्ति हथियाने के लिए। भगवान तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे बेटे ही मेरे बेटे हैं। मेरे मरने के बाद लोग कभी कभी नरेश महेश की बड़ी माँ और उनके बच्चों की बड़ी दादी कहकर मेरा जिक्र कर लिया करेंगे। बस मैं तो इसी में तर जाऊंगी। मेरी संपत्ति तुम्हारी ही है, चाहे रखो या बहन को दो, मुझे क्या। कहते हुए बड़ी माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी आंखें नम हो गईं और पिताजी एक अपराधी की तरह सर झुकाए बैठे रहे। अभी बड़ी माँ रो ही रही थी कि अपने दो चार दोस्तों के साथ केतन बुआ बुआ की गुहार लगाता आधम का, बुआ फटाफट 4 कप चाय बना दो। पर तभी कलपती बड़ी माँ को देखकर वो बुरी तरह से चौंका। ये क्या बुआ, रो रो कर बीमार पड़ने का इरादा है क्या? यही सब करना है तो मैं हॉस्टल चला जाऊंगा। चलो उठो, चाय पियो और हमें भी पिला दो। जिद्दी भतीजे के सामने बड़ी माँ की एक नहीं चली। आंसू पोंछती हुई वो चाय बनाने चली गई। इधर केतन पिताजी से बोला, आप ही समझाइए बुआ को और बाकी लोगों को भी। आप तो जानते ही हैं
हाई ब्लड प्रेशर से लेकर न जाने कितनी बीमारी लगा बैठी हैं वे। उन्हें सुख और शांति की जरूरत है। पिताजी ने केतन के कंधे थपथपाते हुए कहा। मैं तो देखूंगा ही, पर बेटा तुम भी अपनी बुआ का अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ हो। तुम्हारे कारण वो समय समय पर बनाती खाती तो हैं, वरना अकेली दीवारों से सिर फोड़ती न जाने किस हालत में होती। चाय पीकर हम घर पहुंचे तो मुझे लगा कि अब घर पर भयंकर झगड़ा होगा, पर बड़ी माँ के बिलखने का असर पिताजी के दिल पर इतना पुरजोर हुआ था कि रात के खाने से इनकार करते हुए चद्दर तानकर वो चुपचाप लेट गए। माँ की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की उनसे। मुझसे ही पूछा। मैंने बताया तो बड़ी माँ के व्यवहार को तिरिया चरित्र कह डाला उन्होंने। मैं जानती हूँ बड़ी माँ का सब कुछ हमें ही मिलना है। वो अक्सर कहती हैं मुझसे, वैशाली मेरा सब कुछ तुम लोगों का है, सब दे जाऊंगी। अभी दे दूंगी तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाऊंगी। जब तक मैं हूं सब कुछ मेरे हाथ में ही रहेगा। अपना हाथ जगन्नाथ कहकर वो मेरी पीठ पर धौल जमाकर हंसती और मैं हैरान होती कि उनके सीधे सरल निश्चल दिमाग में ये गहरी बातें उपजी कैसे। पर माँ, बड़ी माँ की इस बात को कूटनीति कहती हैं। इस बार महेश भैया के समझाने का माँ पर काफी असर पड़ा और शायद इसी तरह संपत्ति मिल सके सोचकर वो दूसरे ही दिन पहुंच गई बड़ी माँ के पास। आज कैसे आना हुआ छोटी? बड़ी माँ कुछ हैरान होकर बोली। क्या बताऊं दीदी, आज तो तुम्हारे देवर ने मुझे बहुत फटकारा। बोले गृहस्थी में तुम कितनी भी बिजी हो, पर इतनी भी बिजी नहीं हो गई हो कि भाभी के पास 2 घड़ी बैठ भी न सको। ये सुनकर सरल दिल की बड़ी माँ बोली, छोटी भरे पूरे परिवार में बहुत काम होते हैं। मैं तो बस भगवान को याद कर अपने दिन काट रही हूँ। भगवान का नाम लेकर तुमने अच्छी याद दिलाई। माँ जैसे किसी रहस्य पर से पर्दा हटाती हुई बोली। आज जेठ जी सुबह सुबह मेरे सपने में आए और बोले, तुम जेठानी को अपना मान कर चलो, उन्हें आराम दो और उनकी संपत्ति की देखभाल करो। घर की संपत्ति घर वालों को मिलेगी तो मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचेगी। माँ की इस झूठी बात पर मेरी आंखें शर्म से जमीन में गड़ गईं। संपत्ति हथियाने के लिए उन्होंने मृत आत्मा को भी नहीं छोड़ा। पर बड़ी माँ इस सारी बात को सोले आने सच मानकर कह उठी। ठीक ही तो कहा तुम्हारे जेठ जी ने छोटी, घर की जमीन जायदाद घर में ही रहनी चाहिए। पता नहीं माँ उनकी बातों से संतुष्ट हुई कि नहीं, पर उस दिन से गाहे बगाहे उनके पास जाने लगी। इस बात की टोह लेना भी तो जरूरी रहता था कि बड़ी माँ के मायके से कौन कब आया, क्या खाया और क्या ले गया। इस बात को लेकर एक बार मैं उलझ गई थी माँ से। माँ, मामा मौसी या उनके बच्चे आते हैं तो उनके स्वागत सत्कार में तुम पूरा घर सिर पर उठा लेती हो। फिर बड़ी माँ अपने मायके वालों के लिए कुछ करती हैं तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? माँ दीदे फाड़कर कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, मैं मायके वालों पर घर नहीं लुटा रही हूँ, पर वो मुस्टंडा केतन वो सब कुछ हड़पने ही आया है। केतन के लिए माँ के मुंह से हरदम मुस्टंडा ही निकलता है। बड़ी माँ को इस बात की जानकारी है, पर वे झगड़े को न्योता नहीं देना चाहती, वरना मुझ पर सीमा पार न करने की बंदिश लग जाएगी, जो मुझे और बड़ी माँ को कतई सहन नहीं होगा। फिर सब कुछ तेजी से घटता गया। केतन डॉक्टर बन गया, नरेंद्र की भी बाहर नौकरी लग गई, महेश भैया तो बाहर ही थे, मेरी भी शादी हो गई और अब बड़ी माँ एकदम अकेली रह गई। धीरे धीरे अकेलेपन और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों ने बड़ी माँ को तोड़कर रख दिया। एक बार जो खटिया से लगी तो फिर उठी ही नहीं। उनके आखिरी समय में हम सभी उनके पास पहुंच गए थे। केतन ने तो बड़ी माँ के इलाज के लिए डॉक्टरों की अच्छी खासी भीड़ जुटा डाली, पर वो बड़ी माँ में जीने की इच्छा शक्ति नहीं जगा पाया। अंतिम यात्रा पर जाने से पहले बड़ी माँ ये कहते हुए सब कुछ पिताजी को सौंप गई, लाला संभालो अपना घर और मुझे जिम्मेदारी से मुक्ति दो। ये देखकर माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। पता नहीं इतना कुछ पाने की खुशी में या बड़ी माँ के प्रति अपने किए गए बुरे व्यवहार को लेकर पश्चाताप की वजह से मैं बड़ी माँ को पुकारती ही रह गई, पर वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर इस निष्ठुर संसार से विदा हो गई।
दूसरे शब्दों में कहूँ तो बड़ी माँ की मृत्यु यात्रा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन ताऊ जी ने उनका साथ छोड़ा था। माँ और बुआ का बुरा व्यवहार झेलती, ताऊ जी के साथ की सख्त कमी महसूस करती बड़ी माँ तिल तिल मरती गई। अगर उन्हें सबका भावनात्मक सहारा मिला होता तो आज हालात शायद कुछ और होते, पर अब जो होना था वो तो हो चुका था। मैं सोच रही थी कि आखिर क्यों होता है ऐसा कि रुपयों पैसों संपत्ति के आगे किसी के दुख दर्द तकलीफें आखिर क्यों छोटे पड़ जाते हैं। आखिर क्यों लालच और स्वार्थ भावनाओं को कमजोर कर देते हैं और रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। क्यों संपत्ति के मोह में इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है और दूसरों के दुख और तकलीफों को अनदेखा करता है। काश कि हम धन दौलत की बजाय अपने रिश्तों और भावनाओं को महत्व दे पाते तो आज मेरी बड़ी माँ को यूं तिल तिल कर जीना और मरना नहीं पड़ता।